तो बेसिक कंसेप्ट कुछ केमिस्ट्री। तो हम लोगों ने पहले जो अपनी स्टडी स्टार्ट की है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से स्टार्ट की है। एक में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड की वजह से पूरी रिएक्टिविटी इसमें चेंज हो गई। पाई जो कि न्यूक्लियोफाइल है, जो मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें एनर्जी ज्यादा है, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा था, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे रहा था। जैसे ही इसमें इसका जो हेटेरोएटम बदला हमने ऑक्सीजन, तो उसमें इस कार्बन में इलेक्ट्रोफिलिसिटी आ गई बिकॉज ऑफ द पोलराइजेशन। अब ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करने लग गए। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट टाइप के थे। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो कि नेचुरल न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल है, इसको बनाया जाता है फर्स्ट ब्रूनर रिएजेंट, इनोलेट, विटिएग, चाहिए लाइट बोल सकते हैं। अब चौथा है हाइड्राइड ट्रांसफर। हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन थे जिससे हमने कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल और इस पे कार्बोनिल पे हम लोगों ने जब भी इस कार्बन को एक रेजोनेंस से जोड़ा, ठीक है। कंजुगेशन मीन्स इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है या इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेटेड चेन टाइप की एक वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। ये कंजुगेशन हो गया। अगर हम आईआर की लैंग्वेज में बोले तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, ये वाला डबल बॉन्ड, ठीक है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई और वो आईआर की जो वेव नंबर है वो कम हो गई है। तो हमें एक सब चीजों को कोरिलेट करना है एक दूसरे को, ठीक है। यूवी के केस में बता दें, यूवी के केस में वीक ये कम जो ये है डबल बॉन्ड वीक हो गया। इसका मतलब क्या है, इजी जंप कर पाएगा, यानी कि उसकी लैम्डा वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। जहां आईआर वीक होने में कम हो गई तो यूवी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गई। इस तरह से हमने कंजुगेशन देखा था। लेकिन कंजुगेशन का एक और टाइप भी है जो हम बेसिक है कंजुगेशन। इस कंजुगेशन अगर ये रिंग में है तो उससे उसकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी उसके अंदर, और कंजुगेशन रिंग में है 4n+2 इलेक्ट्रॉन का अगर कोई फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक है, 4n कर रहा है तो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। और जो sp2 है ही नहीं या कंजुगेशन है नहीं, वो नॉन एरोमेटिक हो गए बाकी सारे। तो ये डबल बॉन्ड का कंजुगेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिसके हमने केस में यूवी में भी देखा है और आईआर में भी देखा। जहां ये डबल बॉन्ड किसी और के साथ चला गया रेजोनेंस में, तो ये अपना बॉन्ड का जो डबल ऑर्डर है वो उसको लीव कर देता है। इसलिए एमाइड की आईआर रेंज कम होती है और एमाइड में ट्रांजिशन अच्छा होता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि ट्रांजिशन इसमें कौन सा पॉसिबल है। अब उसमें ऑप्शन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार भी रहता है, अब दिया रहता है यूवी में कौन सा पॉसिबल है। यूवी में तो पॉसिबल नहीं है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका मतलब n टू पाई तो होगा ही, और पाई टू पाई स्टार वही ट्रांजिशन है जो यूवी रेंज में होता है। तो अब आंसर आपको यही लिखना है। अगर उसमें हेटेरो एटम है, अगर कोई बेंजीन है तो उसमें n तो है नहीं, नॉन बॉन्डिंग हेटेरो एटम तो है नहीं, तो इसलिए उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा सिर्फ, ठीक है। तो ये कंजुगेशन। अगर कंजुगेशन डबल बॉन्ड से ना हो, ठीक है, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, अगर डबल बॉन्ड से कंजुगेशन ना हो और ये कंजुगेशन अगर सिंगल बॉन्ड से हो तो उसको हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। कैसे होता है ये हम चेक करते हैं। पाई
जनरली पाई इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट रहता है क्योंकि पाई में ज्यादा एनर्जी है, लेकिन सम टाइम या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो जनरली हाइड्रोजन का है सिग्मा, ये यहाँ और ये यहाँ, इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी कि अब ये कैसा हो गया, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं रहा, सॉरी रेजोनेंस अगर डबल बॉन्ड से हो रहा है दैट इज द कंजुगेशन, नॉर्मल कंजुगेशन पाई टू पाई। अगर ये सिंगल बॉन्ड से हो रहा है और हाइड्रोजन से हो रहा है हाइपर कंजुगेशन, इस तरह से। तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, इस स्पेशल केस को हम हाइपर कंजुगेशन भी बोलते हैं। जनरली ये CH3 में होता है। तो हाइपर कंजुगेशन अगर आएगा तो उसमें क्या है, कंजुगेशन इन सिग्मा, कंजुगेशन ड्यू टू द सिग्मा इलेक्ट्रॉन, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। जिस कॉन्सेप्ट, ये बहुत रेयर केस में होता है, कुछ कुछ कंपाउंड्स में ही होता है, लेकिन इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सिग्मा टू कुछ स्पेशल ट्रांजिशन है जो हमें पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल ट्रांजिशन क्या है, पाई टू पाई स्टार, ठीक है। उससे भी नॉर्मल एन टू पाई स्टार, जो कि सबसे ज्यादा फिजिबल है, सबसे कम एनर्जी चाहिए जिसमें, क्योंकि हम सीक्वेंस जानते हैं सिग्मा पाई और एन, ये पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। तो ट्रांजिशन सबसे फिजिबल एन टू पाई स्टार है, ठीक है, देन पाई टू पाई स्टार है। ये तो नॉर्मल ट्रांजिशन हो गई। कुछ एबनॉर्मल जो क्या है एबनॉर्मल ट्रांजिशन, उनको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले तो एबनॉर्मल यही हो गया। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखोगे इस हाइपर कॉन्जुगेशन में सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। 11th का क्वेश्चन है ये सिग्मा है, ये कहाँ जा रहा है, सिग्मा स्टार। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में हमेशा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, आप सोच रहे, अब देखो सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्योंकि यहाँ पाई तो है ही नहीं, पाई है नहीं तो पाई स्टार भी नहीं होगा, एन भी नहीं, वैसे भी एन हो तो वो एंटीबॉडी तो है नहीं, वैकेंट है नहीं, तो वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही पॉसिबल है सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन केस में। तो एक ये केस होगा जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन, अब इतनी एनर्जी होगी किसी के पास तभी तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर पाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा टू सिग्मा स्टार पहला डायग्राम होगा। जनरली सारे कंजुगेशन पाई टू पाई स्टार, और एमाइड के केस में एन टू पाई स्टार कंजन होता है, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन में सिग्मा टू सिग्मा स्टार। अब एक और केस है जिसमें मैं करना चाहूंगा, ट्रांजिशन की बात कर देते हैं। ये है हमारा ग्लूकोज, इतना अच्छा नहीं बना बट ये है एनोमरिक कार्बन बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर चेंज होगा तो हम इसको एनोमर बोल रहे थे, ये अल्फा था, ये बीटा है, ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। अगर इक्वेटोरियल है तो उसको हम बीटा बोल रहे हैं। और अगर ऐसे में कोई यहाँ पर एक ग्लाइकॉन मोइटी है, एक ग्लाइकॉन मतलब जो शुगर नहीं है, कोई न्यूक्लियोफाइड नाइट्रोजन लिंक्ड है, जैसे हम कॉग्नोसी में पढ़ते हैं नाइट्रोजन लिंक ग्लाइकोसाइड, एस लिंक सिनेग्रिन, सी लिंक कैस्कारा एलॉय, ये मतलब वहां पर सी न्यूक्लियोफाइल रहा होगा, यहाँ पर एन न्यूक्लियोफाइल है। इस तरह से अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं ये अमीन और ग्लाइकोसाइड्स के साथ बने हुए। तो अगर ये लिंकेज इस तरह है तो इसको हम बीटा बोल रहे हैं, इसको अल्फा बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सियल है और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। इन दोनों को हम एनोमर्स बोलते हैं क्योंकि ये एनोमरिक कार्बन से जुड़े हुए हैं। अगर ये चीज
इन दूसरे कार्बन्स में हो तो उनको हम एपिमर बोलते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये एनएमआर हो गया। अब एक ऑलवेज टेंडेंसी क्या होती है कि ये जो हिंडर्ड सब्सटेंस है वो इक्वेटोरियल की तरफ जाने लगता है, बताया, क्योंकि 1,3 डाइक्सिल इंटरेक्शन नहीं चाहेगा। कोई भी हिंडर्ड सब्सटेंस है, जैसे मतलब कोई भी सब्स्टिट्यूट करना हो मैक्सिमम, जैसे इसमें कोई अगर सब्स्टिट्यूशन करना हो तो हमें इसकी टेंडेंसी मोस्टली यहाँ होगी, क्यों, अगर यहाँ होगा तो यह 1,3 डाइक्सिल इंटरेक्शन हो जाएगा, इसलिए ये इक्वेटोरियल रहने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन एक केस में जहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रोमीन, फ्लोरीन नहीं, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस अगर है, इसमें हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन है, तो ये हमेशा इस पोजीशन पर एनोमेरिक रहने की कोशिश करेगा। इसको बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट हैलोजेंस, क्यों, क्योंकि ये N2 इस बॉन्ड में ट्रांजिशन करते हैं। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन हो गया N2 सिग्मा स्टार, जिसको हम बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट। एनोमेरिक इफेक्ट, इसकी वजह से हैलोजेंस हमेशा एक्सियल में रहते हैं, वरना कोई भी अगर कोई ग्रुप लगेगा उसकी पहली टेंडेंसी इक्वेटोरियल में है, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैं एक्लिप्स रहूं, इंटरेक्शन रहे मेरे में, ये चाहेगा कि मैं स्टेगर्ड रहूं, यानी 180 के स्टेगर्ड इक्वेटोरियल पोजीशन में होता है। एक्सियल में रहेगा तो वो 1,3 डाइक्सियल इंटरेक्शन प्रोवाइड करा देगा। तो ये एक अनयूजुअल सा ट्रांजिशन है N2 सिग्मा स्टार, दैट इज एनोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि हैलोजेंस में N प्रेजेंट होते हैं और उनकी टेंडेंसी, ये एनोमेरिक में डाइपोल मूवमेंट रहता है, इसकी वजह से ये सिग्मा स्टार एनर्जी कम रहती है। उसका रीजन से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, दैट इज एनोमेरिक इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से ये हमेशा एक्सियल रहेगा, वरना सब इक्वेटोरियल की टेंडेंसी रहेगी सब में। तो ये है एक अनयूजुअल ट्रांजिशन, ठीक है। इनको हमें याद रखना है, और याद क्या रखना, समझना है। दिस इज द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, दिस इज एनोमेरिक इफेक्ट, दिस इज कंजुगेशन थ्रू द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। This is usual conjugation which is responsible for the stability of compound. ये है पाई टू पाई स्टार conjugation, जो कि अगर रिंग में हो तो वो एरोमेटिक प्रोवाइड करवाएगा। तो ये थोड़ा ट्रांजिशन समझना है, हाइपर कंजुगेशन और कंजुगेशन। दिस इज द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी की वजह से उसमें रिएक्टिविटी कम होगी, या रिएक्टिविटी होगी भी तो डिफरेंट टाइप की होगी। जैसे हमने देखा है, कंजुगेशन बढ़ते ही उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेंज होती जाती है, और वो IR और ये भी उसके चेंज होते जाते हैं। तो पहला तो ये हमारा कंसर्न था। ठीक है, तो ये हमने न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रखी है, ये ट्रांजिशन हमने दिखाया है यहाँ पर, इस पर तो हम बता चुके हैं इसको, ठीक है। अब उसी कंजुगेशन की मैं बात करूं, अगर वो कंजुगेशन नाइट्रोजन अगर उस कंजुगेशन में है, इस कंजुगेशन में है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल चाहेगा मैं कंजुगेशन में रहूं या स्टेबल रहूं, तो ये नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, उससे बेसिसिटी उसकी डिफरेंट हो जाएगी। जहाँ की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उतना बिलीव नहीं करता है इसमें रेजोनेंस देने में, वो अपने पास होल्ड रखता है। नाइट्रोजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, सल्फर और भी ज्यादा होता है, तो इसके रेजोनेटिव कैरेक्टर भी उसके हिसाब से डिफरेंट होते हैं, और रेजोनेटिव कैरेक्टर उसके साथ साथ बेसिक वैल्यू। तो यहाँ पर जो एग्जांपल है पिरिडीन और पाइपरिडीन इजिली दे सकता है, यहाँ पर पिरिडीन भी दे सकता है, बट कंपेयर टू दिस ये इलेक्ट्रॉन
कंप्लीट देने के लिए रेडी है, और इसमें क्या है, पार्शियल इंटरेक्शन भी है। तो कंपेयर करेंगे अगर दोनों में तो ज़्यादा बेसिक पाइपरीडिन है। लेकिन अगर हम यहाँ 5 मेंबर रिंग से पायरोल से अगर डिस्कस करें तो पायरोल से तो ये दोनों ज़्यादा है, क्योंकि पायरोल का जो नॉन पेयर है वो उसमें कंजुगेशन में, तो इसका कंजुगेशन उसकी बेसिसिटी को भी डिसाइड करता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी। जितना कंजुगेशन होगा अपने में इन्वॉल्व होगा उतने बाहर देने की कैपेबिलिटी उसकी कम होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है एरोमेटिसिटी Sn। अब इसी के केस में टोटोमरिज्म भी है एक चीज, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टोटोमरिज्म क्या है, कार्बोनिल है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है। ये तो कीटो फॉर्म हुई, ये इसमें होके हाइड्रोजन, तो ये वो माइनस हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन लीव किया था वो OH बन जाएगा, और ये इनॉन फॉर्म हो जाएगा, इनऑन फॉर्म हो जाएगा। ये टोटोमरिज्म है ड्यू टू द हाइड्रोजन, ये भी सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन है। ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा में दे रहा है और खुद हाइड्रोजन लीव कर रहा है जो कि आई, तो टोटोमरिज्म भी उसी के जो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऑलमोस्ट की तरह होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन लीव नहीं करता, इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट करता है। ये टोटोमरिज्म होता है, ये भी स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी पढ़ाता है। अगर मैं इसमें अगर हम बात करें कि टोटोमरिज्म देखने के लिए सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो हमें अब पता चल जाना चाहिए कौन सा है, IR। जैसे ही कार्बोनिल से ये OH बन जाएगा, कार्बोनिल की पीक जहाँ 1700 पर सेंटीमीटर मिनट से इंटेंस पीक आती थी, अब ये 3300 के आसपास एकदम ब्रॉड पीक है, तो पता चल जाएगा ये इनॉल हो चुका है। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कार्बोनिल में 3000, इस एसीटोन में 3000 पीक किस चीज का है, 3300 का, और हमारे समझ में आता नहीं कि पीक किसका होगा, तो हम CH लिख देते हैं। CH का 3000 के आसपास होता है, ब्रॉड नहीं होता, तो हम क्या करते हैं फिर, हम ये भूल जाते हैं कि इसमें टोटोमरिज्म भी होता है। टोटोमरिज्म होकर ये OH बॉन्ड बना दे। सब कुछ इंटर रिलेटेड है, हमें बस उसको कोरिलेट करना है, रटना नहीं है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोई भी चीज कोरिलेट करने में। ठीक है, तो ये यहाँ पर IR भी साथ साथ में चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट था टोटोमरिज्म, या शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन या शिफ्टिंग ऑफ नाइट्रोजन non-bonding electron to the sigma star, that is anomeric effect. Shifting of pi electron is a conjugation. Shifting of sigma to sigma star and followed by the conjugation is the hyperconjugation. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी भी ट्रांजिशन के। ट्रांजिशन बिना एनर्जी के स्पॉन्टेनियसली हो रहा है तो वो कंजुगेशन है, जिसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर भी होगा। बेंजीन में इलेक्ट्रॉन वैसे भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन रूम टेम्परेचर का है, या इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रहा है। बट अगर खुद से नहीं होता है तो तब ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे होता है, वो UV, जिसकी रेंज 200 to 400 है, और उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। सबसे फिजिबल N2 पाई स्टार, देन π2 पाई स्टार। सिग्मा 2 से सिग्मा स्टार नहीं होता है इंडक्शन UV में, तब एक केस में होता है सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। सिग्मा 2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी बहुत चाहिए, इसलिए UV रेंज में। लेकिन एक केस में जब हम वैक्यूम क्रिएट कर लेते हैं, तो
इसके बीच का एनर्जी गैप कम हो जाता है। इसलिए इसको वैक्यूम यूवी रेंज भी बोल देते हैं। वैक्यूम का रोल क्या है, अगर कोई बॉइलिंग, सपोज कोई वाटर है, इसको बॉईल करना है तो 100 हो जाएगा। अगर मुझे कम करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं वैक्यूम क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल है सब निकाल देता हूँ। तब ये अब 60 और 60 पर बॉईल होने लग जाएगा, यानी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर। सेम ही रोल यहाँ पर भी है, होगा नहीं, लेकिन इसको हम बोलते हैं इस तरह से वैक्यूम यूवी, ताकि ये एनर्जी गैप कम हो गया, जो प्रेशर है ऊपर का वो कम हो गया। इस तरह से कोरिलेट करते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पर भी एनर्जी गैप सही है इसका लेने में। बॉइलिंग मतलब मॉलिक्यूल का एक फेज से दूसरे फेज में चला जाना, ये एनर्जी। तो जहाँ इसको 100 डिग्री चाहिए था, एनर्जी ज्यादा चाहिए था, अब एनर्जी कम चाहिए, यानी एक बार इजिली ट्रांसफर। तो यही कंसेप्ट यहाँ पर एनर्जी कम। तो वैक्यूम का मतलब जहां पर भी होगा उसका मतलब क्या है, एनर्जी कम कर रहे हैं लोग, एनर्जी गैप कम कर रहे हैं। सपोज किसी भी चीज को यहाँ से यहाँ तक चलने में सपोज 100 किलो कैलोरी जूल एनर्जी चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ 10 किलो कैलोरी में चलूँ, तो मैं यहाँ वैक्यूम, इसको मैं बोल दूंगा वैक्यूम स्पीड से चलो, या इसमें वैक्यूम क्रिएट करो। तो वैक्यूम जहाँ भी होगा दैट विल डिक्रीज द, चाहे वैक्यूम IR हो, वैक्यूम यूवी हो, कुछ भी हो, उसमें एनर्जी रिड्यूस करना था, उसकी अब एनर्जी उसमें कम लग रही है। दैट इज यूवी। जहाँ यूवी सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। कम करना है तो कम करने के लिए हमारा वैक्यूम जो हम टेक्निक यूज करते हैं, इसलिए उसको हम वैक्यूम यूवी रेंज भी बोलते हैं, जो कि 200 नैनोमीटर से कम होता है। बिकॉज 200 नैनोमीटर से कम होता है, बिकॉज हम इसमें, क्योंकि 200 से 400 तो यूवी है, तो ये 200 से कम में, तभी तो यूवी एक्टिव नहीं है सिग्मा टू, क्योंकि उसमें एनर्जी जो रेंज है वो 200 से कम हो जाती है। तो इसको नजदीक लाने के लिए इसमें वैक्यूम लगाया जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 200 के आसपास आने लग जाता है। बट इट इज हाइपोथेसिस, ये इमेजिनरी। किसी भी चीज को वैक्यूम करना, वैक्यूम में ट्रांजिशन करना, ये उतना आसान नहीं होता है। बट एक थ्योरेटिकल सिचुएशन है जहां पर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं इस तरह से इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो एक स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन इज ए कंजुगेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द stability of any compound or the resonance. But whenever we need a transition, we will require different energy. That energy will provided by the UV. UV प्रोवाइड कराएगा और एनर्जी ट्रांजिशन कराएगा, ठीक है। दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस, अपने आप नहीं हो रहा है। यूवी को दिया जाए, जिसकी रेंज 200 to 400 है, ठीक है। तो ये एक कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट नेचुरल हो रहा है, दैट इज फाइन। इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में हो रहा है, तो यूवी की वजह से हो रहा है। अगर न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल ट्रांजिशन हो रहा है, दैट इज द रिएक्टिविटी, एक केमिकल रिएक्टिविटी से है। तो ट्रांजिशन बहुत तरह से हो सकता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करा के, एक वैक्यूम क्रिएट करके उसका कम, फिर दूसरा ट्रांजिशन हम लोग कंजुगेशन, जो कि स्पॉन्टेनियस अपने आप होता है। एक है न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये खुद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो वरना कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये कभी बेस डालो, कभी इसको स्ट्रॉन्ग करो, इस तरह से। कभी ये स्पॉन्टेनियस रहता है, जैसे कभी कभी खुद, जैसे एसिड क्लोराइड और अमाइड रिएक्शन किए तो वो खुद हो जाता है, क्योंकि अमाइड भी बहुत रिएक्टिव हो जाता है और एसिड क्लोराइड भी रिएक्टिव है, तो वो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन हो गया, रिएक्शन ट्रांजिशन। लेकिन हमें मैक्सिमम टाइम करना होता है, कभी बेस डाल के कभी कुछ करके, तो ये ट्रांजिशन इस तरह से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिसाइड करता है, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स सब कुछ, विच इज द स्टार्टिंग ऑफ केमिस्ट्री और एनीथिंग। क्योंकि जब भी हम कहीं मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, तो वो हमारे एक उसके अपोजिट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी दिखाता है, जो हम टाइट्रेशन में देखते हैं। क्या क्या करते थे उसमें हम,
पहले ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिलीज करता है और रिडक्शन एक्सेप्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेंट लगाऊं जो, और ये रिडक्टेंट लगाऊं जो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, मीन्स उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर है, सपोज यहाँ पर रिडक्शन है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से होता है। इलेक्ट्रॉन, इससे एक करंट जनरेट हो जाता है जिसको हम घरों में बैटरी भी बोलते हैं, सेल। ये भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो से होता है, जहाँ पर एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन जहाँ हो रहा है उसको वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम रिडक्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि खुद रिड्यूस हो रहा है। ये ऑक्सीडेंट हो गया, एक को कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया। तो ये इलेक्ट्रोड का भी इलेक्ट्रॉन फ्लो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हम ट्राइटेशन में देखेंगे। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हमने दिखाया है। कुछ अनयूजुअल भी है, कुछ यूजुअल है। इस तरह से ये एक कंसेप्ट निकल के आता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम लोग कर्वी इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं, न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, बीच में इंटरमीडिएट बनता है फिर उसकी थ्रू, बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल यही डिसाइड करेगा रिएक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है या न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। प्लस एम है तो रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो है, माइनस एम है तो रिंग से बाहर है इलेक्ट्रॉन, माइनस आई है तो लीनियर में इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है, फ्लो अपने तरफ करवा रहा है, खींच रहा है। प्लस आई है तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एटम। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिसाइडिंग एवरीथिंग, चाहे वो उस पर बेंजीन की रिएक्टिविटी है, चाहे वो हेटेरो एटम्स है तो वो उसका फ्लो जो रेजोनेंस है उसको कम कर दे रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा है, तो उसकी एरोमेटिसिटी अपने आप चेंज हो रही है। तो ये एवरीथिंग इट विल डिसाइड, जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, एनोमेरिक इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको लिखने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रॉन का लूज होना बेसिसिटी है, लुईस बेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, और वो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी एज ए रिलीज और एज ए रिएक्टेंट भी रहते हैं। जो एक्सेप्ट करता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, उसको हम एसिड भी बोलते हैं, लुईस एसिड। जैसे हमने फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में किया था, AlCl3 यूज किया था इलेक्ट्रोफाइल को कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए, तब जाके एरोमेटिक ने रिएक्शन दी है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से हमें हर चीज को कोरिलेट करना है, हर चीज को रटने का कोई मतलब नहीं है। अगर हम कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछे, सपोज ये क्वेश्चन आया हुआ है, सैलिसिलिक एसिड में एसिटाइलेशन कर रहे हैं, हम एस्पिरिन बना रहे हैं, अब मैं ये बोलूं ओ यहाँ भी है, ओ यहाँ भी है, तो इस ओ से क्यों नहीं हो रहा है? दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, तो कैसे हो रहा है? तो उसका क्वेश्चन ये है कि इस ऑक्सीजन के पास अपने में इन्वॉल्व होने के लिए है, ये बाहर कैसे देगा? इसके पास कुछ नहीं है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन गलत लिखा हुआ है, इसमें ये मूवमेंट गलत लिखा हुआ है, ये कभी इलेक्ट्रॉन डाइवर्शन कभी इधर जाएगा? अप्सरा, इसको ऐसा बनाओ, जब तक ये नहीं आएगा तो हम कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, अगर ये ऐसा रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, अगर न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड की तरफ है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन की तरफ है डबल, अगर ये बेंजीन अगर इस इलेक्ट्रोफाइल की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफाइल की जा रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। जब तक हमें ये ना समझ आए हमें कुछ भी पता नहीं चलने वाला। और इसको पता चलने के लिए हमें हमारे पास हमको कंटिन्यूस पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब क्लास में 8 बजे पढ़ नहीं पा रहे हैं, 9 बजे आ रहे हैं, मजे सो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्ट बिल्ड होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे कोई भी रिएक्शन है। तो मेरा आज कंसर्न यही था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना, जहाँ पर हमने हाइपर कंजुगेशन समझा, एनोमेरिक इफेक्ट समझा, या स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन समझा जो कि रेजोनेंस की वजह से होता है या एन की वजह से होता है। एमाइड में भी एन है, खा रही है। तो इस तरह से ये है चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। और एनोमेरिक एनोमर्स भी समझे हमने। एनोमर्स कभी भी कोई स्टेरिक हिंडर्ड, कोई भी हिंडर्ड नहीं, कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो इक्वेटोरियल पोजीशन से होता है बिकॉज ऑफ 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शंस है। और जैसे ही क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आ जाते हैं तो वो एक्सियल रहने की उसमें कैपेबिलिटी रहती है ड्यू टू द एनोमेरिक इफेक्ट एंड टू सिग्नेचर रेशियो। तो इस तरह से चीज़ों को हमें समझना। तो फिर हम कल थोड़ा बेसिक कुछ और कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट में जैसे केमिस्ट्री का रिवीजन भी हो और कंसेप्ट का बिल्ड भी, उस तरह से हम लोग देखेंगे। कल हम फिर इसको देखते हैं 8 बजे सेम टाइम पर, ठीक है ना। थैंक यू।